हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 3 में देखेंगे। पेशु ऊतक से शुरू करेंगे। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, एंड और दोस्तों को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। चलिए शुरू करते हैं पेशी ऊतक से। कल यहाँ तक हो गया था। अमाशय की दीवार स्तंभाकार वाला ऊतक का बना होता है। आज देखेंगे हम लोग पेशीय ऊतक से। चलिए देखते हैं। पेशी ऊतक मछली 3 तरह के होता है दोस्त। पहला ऐच्छिक पेशी, दूसरा अनैच्छिक पेशी और तीसरा हृदय पेशी। ये बहुत छोटा है क्योंकि हृदय पेशी केवल हृदय में ही पाया जाता है। अब देखते हैं ऐच्छिक पेशी का ये एक और नाम से जानते हैं। ऐच्छिक पेशी, इसी को खुरदरी पेशी कहते हैं, इसी को रेखी पेशी कहते हैं, इसी को कंकालीय पेशी कहते हैं। और अनैच्छिक पेशी में आता है, इसी को चिकनी पेशी कहते हैं, इसी को अरेखित पेशी कहते हैं, इसी को अंकंकालीय पेशी कहते हैं। इसको पहचानने के लिए मोस्ट दोस्त ऐच्छिक यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार चलेगा, और अनैच्छिक जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा दोस्त। दोनों में बस यही फ़र्क है। जैसे एग्जांपल देखिए, ऐच्छिक पेशी में हाथ की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी, गर्दन की मांसपेशी, मुंह की मांसपेशी, कमर की मांसपेशी, ये सब क्या है तो ऐच्छिक पेशी है। और अनैच्छिक पेशी में कौन कौन है तो फेफड़ा की मांसपेशी अनैच्छिक पेशी है, पाचन तंत्र की ग्रंथियां अनैच्छिक पेशी है, उत्सर्जन तंत्र की ग्रंथि अनैच्छिक पेशी है, और आँख की भी मांसपेशियां अनैच्छिक पेशी हैं। क्योंकि ये सब हम लोग के कंट्रोल में नहीं है दोस्त। जैसे आँख की मांसपेशियां ये अपने अनुसार कब फड़कता है, उत्सर्जन तंत्र की ग्रंथि ऐसा हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है दोस्त, इसलिए अनैच्छिक पेशी है। चलिए अब देखते हैं संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में ऊतक सबसे अधिक लगभग 30% पाया जाता है संयोजी ऊतक। यह ऊतक पूरे शरीर में पाया जाता है। संयोजी ऊतक क्या है तो पूरे शरीर में पाया जाता है। संयोजी संयोजी मतलब होता है कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला। चलिए, पूरे शरीर को जोड़ता है। इन ऊतकों का मुख्य अंश सहारा देना होता है। चलिए अब देखते हैं संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो रक्त क्या है तो एक तरल संयोजी ऊतक है। पूछेगा कि रक्त क्या कौन सा ऊतक है तो तरल संयोजी ऊतक है। और अस्थि क्या है तो कोशिका, यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अस्थि का अध्ययन को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। मिलकर जिससे अस्थि मिलकर बनता है उसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं। और लिगामेंट एक क्या है तो ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और लिगामेंट इसी का एक और नाम स्नायु कहते हैं। लिगामेंट क्या करता है तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। चलिए उपास्थि यानी कार्टिलेज, यह भी कार्डियोसाइट का बना होता है। यह भी एक क्या है तो एक संयोजी ऊतक है। और देखते हैं टेंडन। टेंडन इसी का नाम एक कंडरा है। टेंडन क्या करता है तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है दोस्त। टेंडन क्या करता है तो हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के सब को भी बताएं। और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करें। और ताकि और अगर किसी सब्जेक्ट का स्पेशल वीडियो चाहे तो कमेंट करें दोस्त, उसका भी मिल जाएगा। चलिए अब ढीला ऊतक, वसमय ऊतक यानी इसी को एडिपोज, यह भी एक क्या है तो संयोजी ऊतक है। त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच यानी त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच क्या होता है तो वसमय ऊतक होता है। और आगे देखते हैं एरियोलर यानी अवकाशीय ऊतक, पूरे शरीर में फैला होता है शरीर एरियोलर ऊतक। और यह भी क्या है तो एक संयोजी ऊतक है। शरीर के अंदर खाली स्थान को भरने वाला ऊतक को क्या कहते हैं तो एरियोलर ऊतक कहते हैं। यह भी संयोजी ऊतक। तो कौन कौन है संयोजी ऊतक में, रक्त हो गया, अस्थि हो गया, लिगामेंट हो गया, उपास्थि हो गया, टेंडन हो गया, और बांसा में ऊतक यानी एडुपोज हो गया, एरियोलर हो गया। ये सब क्या है तो संयोजी ऊतक है ये सब। चलिए अब देखते हैं संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि फाइब्रियोसाइट, माइक्रोफेजेज, मास्ट कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, बसा कोशिकाएं, ये विभिन्न कार्यों का संपन्न करती है। दूसरे ऊतक को एक दूसरे से बांधने का कार्य करती है। क्या कहते हैं संयोजी ऊतक तो दूसरे ऊतक को बांधने का कार्य करती है। कुछ ऊतक संग्रह कार्य जैसे वसीय ऊतक वसा का संग्रह करता है। उपास्थित अथवा अस्थि शरीर को सहारा देता है। रुधिर अथवा लस के विभिन्न पदार्थों को संवहन करता है। और संवहन ऊतक प्लाज्मा की कोशिकाएं एंटीबॉडी स्रावित करने को जीवाणुओं अथवा अन्य बाहरी पदार्थों की रक्षा करती है। ये सब संयोजी ऊतक का काम है दोस्त। चलिए अब देखते हैं तंत्रिका ऊतक, इसको नर्वस सिस्टम। इसमें मुख्य 3 होता है, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड इसी को मेरुरज्जु कहते हैं, रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, और मस्तिष्क ब्रेन। चलिए
तंत्रिका ऊतक जिस कोशिका से बना होता है उसे न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। पूछेगा पूरे शरीर को कौन नियंत्रित करता है, तो तंत्रिका तंत्र करता है। कंडरा, कंडरा तो क्या करती है, तो हड्डी को पेशी से जोड़ता है। कंडरा यानी टेंडन क्या करती है, तो हड्डी को पेशी से जोड़ता है। और स्नायु यानी लिगामेंट क्या करता है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। मांस कोशिकाएं किससे मिल बनी होती है, तो संयोजी ऊतक में होती है मांस कोशिकाएं। अब स्नायु, स्नायु यानी लिगामेंट एवं कंडराएं क्या है, तो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अभी बताएं दोस्त, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका वो ऑस्टियोब्लास्ट के बने होता है। दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। चलिए आप देखते हैं हम लोग अगला जीवधारियों का वर्गीकरण शुरू करते हैं दोस्त, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान कार्लोस लिनियस जो स्वीडिश के वैज्ञानिक थे उसी का है। कार्लोस लिनियस अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में संपूर्ण जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा था। कौन कौन है, तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। कौन बांटा है, तो कार्लोस लिनियस बांटा था। कौन पुस्तक है, तो सिस्टेमा नेचर में बांटा था। अब कार्लोस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहलाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। दिनामपत्ति कौन दिया था, तो यही दिया था कार्लोस लिनियस। होमो दिनामपत्ति दिया था कार्लोस लिनियस। चलिए अब होमो, होमो का अर्थ होता है वंश और स्पीशीज का अर्थ जाति। त्रिजगत कौन दिया था, तो हैकल। देखिए दोस्त ये याद करने के हम ट्रिक देते हैं। हैकल 3 अक्षर से लिखा हुआ है, तो त्रिजगत। आगे देखते हैं, देखिए कोपलैंड 4 जगत में है, तो कोपलैंड 4 जगत। 5 8 आर्टिक हिचेक्टर है 5 जगह 5 तरह लिखल है, तो आर्टिक हिचेक्टर 5 हो गया। अब देखते हैं शुरू से। चलिए त्रिजगत कौन दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल दिया था। 2 जगत कौन दिया था, कार्लोस लिनियस दिया था। 3 जगत अर्नेस्ट हैकल। कौन कौन, पादप जंतु और प्रोटिस्टा। यानी त्रिजगत में हैकल कौन सा शब्द जोड़ा था, तो प्रोटिस्टा जोड़ा था। प्रोटिस्टा में कौन आता है, तो अमीबा यूग्लिना प्रमेसियम आता है। 4 जगत में कौन 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 दिया था, तो कोपलैंड दिया था। पादप जंतु और प्रोटिस्टा, तो कोपलैंड क्या जोड़ दिया, मोनोरा उसमें जोड़ दिया था। और 5 जगह में आर्ची हेक्सेक्टर दिया था, हिटेक्चर दिया था। पादप जंतु प्रोटिस्टा मोनेरा कवक। तो पादप जगह ने पूछेगा हिटेक्चर को क्या जोड़ा था, तो कवक जोड़ा था। पहला क्या, पादप जंतु प्रोटिस्टा मोनेरा कवक। अरस्तु ने संपूर्ण जीवधारियों के 3 जगत में बांटा है। पहला जलीय, दूसरा स्थलीय, तीसरा वायवीय। हिटेक्चर का 5 जगत। चलिए देखते हैं कौन कौन है, तो मोनेरा। पहला जगत में हम लोग मोनेरा पढ़ेंगे। इस जगत से संबंधित जीवों का में केंद्र विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। यानी जो मोनेरा जगत में होगा दोस्त उसमें केंद्रक भी नहीं होगा, एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया एवं तथा नील हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में आता है दोस्त, सॉरी। चलिए प्रोटिस्टा दूसरा है। इसमें एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव आते हैं जिसमें विकसित केंद्रक वाली यूकैरियोटिक कोशिका है जैसे अमीबा, यूग्लिना प्रमेसियन, प्लाज्मोडियम। देखिए प्रोटिस्टा जो है दोस्त यूकैरियोटिक है लेकिन एक कोशिकीय है। पूछेगा वह कौन सा जीव है जो यूकैरियोटिक है बट एक कोशिकीय है, लेकिन कौन है, तो प्रोटिस्टा। फिर इसी को क्वेश्चन घुमा के पूछता है दोस्त, वह कौन सा जगत है जिसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं परंतु यूकैरियोटिक है, तो कौन होता है, प्रोटिस्टा। इसका एग्जाम्पल नहीं पूछेगा दोस्त ज़्यादातर, याद रखेंगे। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, प्रमेसियन, प्लाज्मोडियम। क्या है, अमीबा, यूग्लिना, प्रमेसियन, प्लाज्मोडियम। अब जितना बार इस वीडियो को देखिएगा, जितना बार आप बोलने का कोशिश करिएगा वीडियो उतना ही याद होगा दोस्त। ये बहुत ही सब डेंजर टॉपिक होता है, इसलिए इसको याद करने में जितना आप देखिएगा, जितना बार बोलिएगा उतना याद होगा। कवक ये यूकैरियोटिक होते हैं किंतु इनमें क्लोरोफिल पर नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होते हैं जैसे मशरूम और पेनिसिलियम। पूछेगा वह कौन सा यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक होते हैं इनमें लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो कौन होता है, तो कवक होता है। अगला इसी को क्वेश्चन पूछेगा, वह कौन सा यूकैरियोटिक जो होता है जिसमें, अगला क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, वह कौन सा यूकैरियोटिक जो जीव होता है जो क्लोरोफिल नहीं होता है एवं प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करता है लेकिन यूकैरियोटिक होता है, तो कवक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मशरूम और पेनिसिलियम क्या है, कवक है। चलिए पादप प्लांट ये बहुकोशिकीय होते हैं,
एवं इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे सभी पेड़ पौधे क्या है, पादप है, ये हर कोई जानता है दोस्त। अब अगला एनिमल, इस जगत में बहुकोषीय मल्टीसेलुलर तथा यूकैरियोटिक जंतु होते हैं, जैसे सभी जीव जंतु। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। कोशिका के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। इसको याद करने के लिए प्रो मतलब पहले, इसको याद करेंगे, प्रो मतलब पहले, और यू मतलब यानी हम लोग, यू हम लोग पूर्ण विकसित होता है। ये एक कोशिकीय होता है, अल्प विकसित होता है प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित होता है। यू मतलब हम लोग पूर्ण विकसित है दोस्त। बस ऐसे ही याद कर लीजिए इसको, हम भी ऐसे ही याद किए थे दोस्त। वैसे जीवधारी जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, इनमें मुनेरा जगत के रखा जाता है। यानी देखिए, वैसा प्रोकैरियोटिक जीव जो मुनेरा जगत में आता है उसको कहाँ रखा जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में रखा जाता है। अब यूकैरियोटिक में कौन कौन आता है, तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय में कौन आता है, तो प्रोटिस्टा आता है। दूसरा कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, और एक कोशिकीय में, बहुकोशिकीय में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, यानी जंतु में। देखिए कोशिका भित्ति किस किसके में होता है, तो क्लोरोफिल करने वाले कवक में अनुपस्थित होता है, लेकिन पादप जगत में उपस्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं। वैसा यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो और जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं, जैसे जंतु जगत, यानी कोशिका भित्ति बहुकोशिकीय है बट कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं है, तो कौन सा जगत आएगा, जंतु जगत आएगा दोस्त। अब देखिए ये आगे क्वेश्चन पूछेगा, वैसा जीवधारी जो प्रोकैरियोटिक में आता हो मुनेरा जगत कहा जाता है, यह एक कोशिकीय होता है। तो पूछेगा वैसा कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है जो एक कोशिकीय होता है, तो मुनेरा। अगला क्वेश्चन, वैसा जीवधारी, ये सब क्वेश्चन ही है दोस्त, समझ जाइए। वैसा जीवधारी जिसकी कोशिका पूर्ण विकसित हो, यूकैरियोटिक हो और एक कोशिकीय हो, उसे कौन सा है, तो प्रोटिस्टा कहते हैं सर दोस्त। चलिए वैसा क्या है, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। वैसा जीवधारी जिसकी कोशिका पूर्ण विकसित होता है, यानी यूकैरियोटिक हो, लेकिन एक कोशिकीय होता है, तो प्रोटिस्टा में पूर्ण विकसित होता है कोशिका, लेकिन एक कोशिकीय होता है। कौन है, तो प्रोटिस्टा। वैसा यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो एवं कोशिका भित्ति सेल वॉल उपस्थित हो तथा क्लोरोफिल अनुपस्थित हो, कौन सा होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करता हो, लेकिन इसका उदाहरण क्या है, तो कवक है। चलिए वैसा यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति एवं क्लोरोफिल उपस्थित हो, प्रकाश संश्लेषण करता हो, उसे क्या कहते हैं, तो प्लांट। ऑब्जेक्टली प्रकाश संश्लेषण करेगा तो प्लांट, नहीं करेगा तो कवक, लेकिन दोनों में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। अब पादप जगत, पादप जगत में देखते हैं ये प्लांट किंगडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा ये सब दोस्त। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी बताएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए पादप जगत को मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं, एक अपुष्पीभूत यानी क्रिप्टोगेम और दूसरा पुष्पीभूत फेनोगेम। अब देखते हैं पुष्पीभूत को तीन भागों में बांटते हैं दोस्त, एक थाइलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। अब थाइलोफाइटा में क्या आता है, तो थाइलोफाइटा सबसे कम विकसित एवं सरल पादप है थाइलोफाइटा। इसमें जड़ तना पत्ती कुछ नहीं होता है, लेकिन पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, थाइलोफाइटा है। याद रखिएगा दोस्त, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है, सरल होता है, लेकिन सबसे बड़ा जगत संघ को कौन सा है, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो थाइलोफाइटा है। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो थाइलोफाइटा है। अब आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में इसमें फल्स यानी झूठा जड़ तना पत्ती संवहन तंत्र नहीं, जड़ तना पत्ती पाया जाता है लेकिन संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। थाइलमस ये इसका है दोस्त, इसमें पेड़ नहीं पाया जाता, थाइलमस सूखा है। जिस पादप में जड़ तना पत्ती पाया जाता है उसे पत्ती ना हो उसे थाइलस कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ मिलेगा दोस्त, जिस पादप में जड़ तना पत्ती ना हो उसे क्या कहते हैं, तो थाइलस कहते हैं। चलिए अब बड़ा थाइलोफाइटा में हम लोग देख लिए, थाइलोफाइटा के बारे में दोस्त सबसे सरल है, कम विकसित है, लेकिन पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है। अब अगला देखते हैं ब्रायोफाइटा। इसमें फलस जड़ होते हैं, तना पत्ती नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। और अब टेरिडोफाइटा के बारे में देखते हैं। इसमें जड़ तना पत्ती वास्तव में पूर्ण विकसित होते हैं,
इसमें श्वसन तंत्र भी पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वैसा फाइलम संत जिसमें जड़ तना पत्ती ना हो उसे थाइलोफाइटा कहते हैं। वैसा फाइलम संत जिसमें जड़ तना पत्ती असत रूप से यानी झूठा दिखाई दे ब्रायोफाइटा। देखिए याद करने के लिए ट्रिक नहीं रहेगा, पहला वाला थाइलोफाइटा कम विकसित है थाइलोफाइटा, लेकिन सबसे बड़ा संत थाइलोफाइटा, और असत यानी झूठा रूप से दिखाई दे ब्रायोफाइटा, झूठा रूप से दिखाई देगा तो ब्रायोफाइटा। वैसा फाइलम जिसमें जड़ तना पत्ती वास्तविक रूप से दिखाई देता है उसमें टेरिडोफाइटा। श्वसन तंत्र विकसित होता है टेरिडोफाइटा में, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें सभी चीज उपस्थित होता है तो श्वसन तंत्र इसमें होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संत कौन है तो आर्थ्रोपोडा, और पादप जगत का सबसे बड़ा कौन है तो थाइलोफाइटा। और पादप जगत को उभयचर किसको कहते हैं दोस्त, तो ब्रायोफाइटा का, इसमें सात रूप से जड़ तना पत्ती दिखाई देता है। पादप जगत का रेप्टिलिया किसे कहते हैं तो टेरिडोफाइटा को। चलिए आगे देखते हैं, थाइलोफाइटा का उदाहरण देख लेते हैं दोस्त। थाइलोफाइटा में यह पादप जगत प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा संत है। पूछेगा थाइलोफाइटा, अभी बताएं दोस्त थाइलोफाइटा यानी पादप जगत सबसे बड़ा संत कौन है तो थाइलोफाइटा। यह पादप जगत का सबसे सरल संत है थाइलोफाइटा। यह अपुष्पीभूत यानी क्रिप्टोगेम्स है, अर्थात इसमें फूल फल बीज एवं नहीं पाया जाता है। जब जड़ तना पत्ती ही नहीं होगा तो फूल फल बीज भी नहीं होगा इसमें दोस्त। यह अपुष्पीभूत पौधा यानी क्रिप्टोगेम्स में आएगा, जिसमें फूल होगा वो फेंडोगेम्स में आएगा। इसमें जड़ तना पत्ती भी नहीं पाया जाता है। अब आगे इसमें उदाहरण देखते हैं। शैवाल, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, इसकी कोशिका भी तो सेलुलोज के बने होते हैं। पूछेगा शैवाल का कोशिका भी किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण करता है और यह भोजन भी बनाता है। यह काफ़ी मात्रा में कार्बन ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में क्या करता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसमें संकुचित खाद्य पदार्थ फूड स्टार्च के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं। कवक यानी इस सब सवाल के बारे में पढ़ रहे थे दोस्त। अगले कवक, कवक का ज्ञान माइकोलॉजी। इसका कोशिका भित्ति काइटिन के बने होते हैं। सेलुलोज की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सॉरी कवक की तो काइटिन की, उधर शैवाल की सेलुलोज की। चलिए इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थिति होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता है, अर्थात भोजन भी नहीं बनाता है ये कवक दोस्त। चलिए आगे लाइकन देखते हैं। लाइकेनोलॉजी, यह वायु प्रदूषक सूचक है, अच्छे सूचक है। रोसीला नामक लाइकन से लिटमस पद प्राप्त किया जाता है। पूछेगा क्वेश्चन दोस्त कि रोसीला नामक लाइकन से क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस। इसी को उलट के पूछेगा लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है तो रोसीला नामक शैवाल से, लाइकन से। वैसा लाइकन जो पेड़ पौधे की छाल पर उगते हैं उसे कार्टिकॉल्स, और लाइकन जो चट्टान पर उगते हैं सेक्सिकॉल्स। चलिए पेड़ पौधे पर उगे छाल पर उगा कार्टिकोलस, और चट्टान पर उगने वाले को सेक्सिकोलस कहते हैं। लाइकेन एक प्रकार का कंपेजेटिव जीव, मिश्र जीव है। चलिए जो एक कवक एस्कोमाइजेसिट अथवा बैसिडियोमाइसिटिस और शैवाल प्राय साइनोबैक्टीरिया की एक दो जातियों का सहचार परिणाम बनाते हैं। कवक और शैवाल की दोस्ती लाइकेन कहलाता है। चलिए शैवाल तथा कवक के परस्पर संयोग से बने सहजीवी पादप को लाइकेन की संज्ञा दी गई है। प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। वायु प्रदूषण जांच में किसका प्रयोग किया जाता है, लाइकेन का। जहाँ प्रदूषित यानी जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन बहुत कम उगेगा, न के बराबर रहेगा दोस्त। इसीलिए इसमें प्रदूषित क्षेत्रों को जांच करने में किया जाता है। आगे देखते हैं शैवाल। दुनिया का सबसे छोटा शैवाल कौन है, क्लोरोमाइडोमोनस, एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय सबसे बड़ा शैवाल कौन है तो एस्टिबुलिसिया। सबसे छोटा कौन है क्लोरोमाइसोमोस, एक कोशिकीय। और एक कोशिकीय में सबसे बड़ा कौन है तो एस्टिबुलिसिया। कछुआ के शरीर पर उगने वाले शैवाल को प्रोटोडर्मा। घोंघा के शरीर पर उगने वाले शैवाल को क्लोरोफोरा यानी घोंघा पर फोरा, ट्रिक घोंघा पर फोरा, कछुआ पर प्रोटोडर्मा, घोंघा पर क्लोरोफिश। आ गया देखते हैं दोस्त। लाल सागर का पानी लाल कैसे है तो ट्राइकोसियम नामक शैवाल के कारण लाल सागर पानी लाल है। अल्वा समुद्री शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है। चलिए आयोडीन टिक्चर आयोडीन प्राप्त किया जाता है कि कौन शैवाल से तो लैमिनेरिया शैवाल से। आयोडीन टिक्चर आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है तो लैमिनेरिया शैवाल से। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्या ले जाते हैं, क्लोरेला नामक शैवाल। इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण करता है, ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। तो अलवा खाने वाला शैवाल में कौन कौन है, इस 4 ऑप्शन में देगा दोस्त, इनमें कौन खाने वाला शैवाल योग्य नहीं है
तो अलवा खाया जा सकता है, लेमिनेरिया सवाल खाया जा सकता है, नॉस्टेक सवाल खाया जा सकता है, सरगैसम सवाल खाया जा सकता है, क्लोरेला सवाल खाया जा सकता है। चलिए, अब सरगाइसो सागर ऐसा सागर है जिसके पास कोई तट नहीं है, यह उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के बीच है। सरगाइसो सागर का नाम कैसे पड़ा सरगाइसो? तो सरगाइसो नामक सवाल के कारण सरगाइसो सागर का नाम सरगाइसो है। चलिए, अब इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं दोस्त, अगले में हम लोग कवक के बारे से शुरू करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी टॉपिक यानी किसी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए दोस्त तो नीचे कमेंट करें। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्त। जय हिंद, जय भारत।